सभी को नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे थे आइसो प्रोडक्ट या आइसो क्वांट कर्व क्या होता है, किस हिसाब से ये बनता है, उसके डायग्राम हमने देख लिए थे। एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने उसको समझ भी लिया था। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है, सम उत्पाद या सम लागत वक्र या आइसो प्रोडक्ट कर्व की, वो हमने क्लास लेक्चर के अंदर अध्ययन कर ली थी। आज उसी के कड़ी में हम आगे अध्ययन करेंगे कि जो उपभोक्ता होता है या जो उत्पादक हम कहें, जो उत्पादक होता है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में कहाँ होगा। जैसे कि तटस्थता वक्र के अंदर आपको बताया गया था कि बहुत से बिंदु होते हैं, तो कौन सा बिंदु या कौन सा वक्र होगा जिसमें संतुष्टि मिलेगी। तो उसी तरीके से जो आपका उत्पादक है वो उत्पादक संतुलन में कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा। हो सकता है एक उत्पादक के लिए बहुत सारे आइसो कर्व, आइसो प्रोडक्ट कर्व, आइसो क्वांट कर्व, तो कौन से पे उसको संतुष्टि मिलेगी। आज के ट्यूटोरियल में हम इसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का ट्यूटोरियल। हेडिंग लगाइए, इक्विलिब्रियम इन आइसो क्वांट्स, सम उत्पत्ति वक्र में संतुलन। आइसो क्वांट्स कह सकते हो, आइसो प्रोडक्ट कर्व इसको कह सकते हो, दोनों एक ही नाम है, इसमें आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। यानी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कहां पर होगा, संतुलन कहां पे होगा, जहां ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मिल जाए उसको, एक उत्पादक को, जो उत्पादक के साधन है वो उसके अनुकूलतम से वो स्थापित कर ले, जहां उसकी लागत क्या हो, कॉस्ट मिनिमम, और उसका प्रोडक्शन मैक्सिमम हो। तो वो कैसे बनेगा, कहां पर होगा उसका संतुलन। तो उसके लिए तीन शर्तें इंपॉर्टेंट है। जहां पर ये तीनों शर्तें पूरी होगी वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। वो तीनों कंडीशंस कौन कौन सी हैं, हम एक एक करके इनको देखेंगे। तो पहली लिखिए आप इसके अंदर, इसके संतुलन की जो प्राइमरी कंडीशन है वो है सम लागत रेखा, आइसो कॉस्ट कर्व सम उत्पाद वक्र को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए या टेंजेंट होना चाहिए। यानी ये क्या कहना चाहता है कि हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर अध्ययन किया था और ये हमने बनाए थे, ठीक है, आइसो प्रोडक्ट कर्व हमने बनाए थे। तो ये कहता है कि जो आपका आइसो प्रोडक्ट कर्व है ये क्या हो, सम लागत रेखा को स्पर्श करता होना चाहिए। यानी कोई एक रेखा होगी जिसको ये क्या करेगा, स्पर्श करता हुआ, और वो रेखा कौन सी होगी, आपकी सम लागत रेखा। अब बात आती है कि सम लागत रेखा आपकी क्या चीज होती है। तो सम लागत रेखा वो होती है जहां पर उत्पादक के पास उत्पादन के जो दो साधन है उनकी समान, जो उनकी जो लागत है उनको चेंज करें तो उसकी लागत क्या, उत्पादन उसका हो जाता है, लागत सेम रहेगी उसकी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कैपिटल है और लेबर है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज टोटल है लगाने के लिए, उसमें आप कैपिटल की यूनिट्स लगा सकते हैं लेबर की, और उसके मिक्स करके आपको उत्पादन करना है। इसकी एक यूनिट की कॉस्ट जैसे आपने बता रखी है 20 रुपये, इसकी बता रखी है 10 रुपये। अब अगर आप इसकी 100 रुपये के अंदर आप इसकी यूज करना चाहते हैं, मान यूनिट सारी फर्स्ट में, आपने इसकी जैसे 5 यूनिट कर ली और इसकी आपने 0 यूनिट की, सो लागत आ रही है आपकी। अब आपने इसकी 4 यूनिट कर दी, तो 4 यूनिट का इसका खर्चा कितना हो गया, 80 रुपये, और इसका 2 यूनिट आपने कर दी, इसका इसकी भी लागत क्या आएगी आपकी 100 रुपये आएगी। 20 × 4 80 और 10 × 20 टोटल आपका कितना हो गया 100। आपने इसकी 1 यूनिट और कम कर दी, अब इसके आप कितनी कर देंगे, इसकी 3 यूनिट आपने की तो आपके पास कितना हो गया 60, इसके आपने 4 कर दी, इसकी 1 कम की, इसके आपने 2 बढ़ा ली, तभी भी आपका क्या है 100। यानी कि सम लागत रेखा क्या बताएगी आपको, सम लागत वक्र जो है कि उत्पादन के साथ में जो विभिन्न सहयोगों से समान उत्पादन में आपकी लागत क्या रहेगी, समान रहती है, साधनों का अनुकूलतम सहयोग करेगा। तो हमारा संतुलन जो होगा आइसो क्वांट्स के अंदर वो कहां पे होगा आपका, ये जो सम उत्पाद वक्र है, आइसो प्रोडक्ट कर्व जो है आपका, वो क्या करे, आइसो कॉस्ट कर्व को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। यानी इस रेखा को स्पर्श करता हुआ चाहिए। ये रेखा क्या होगी आपकी, आइसो कॉस्ट कर्व। अब ये बनेगी कैसे, तो वही जो आपको इंडिफरेंस कर्व के अंदर आपको समझाया गया था कि आपके पास क्या है, साधन सीमित है जो आप पे करना चाहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या लिया कैपिटल और यहाँ पे आपने क्या लिया लेबर, दोनों के रेट्स आपको पता है। आपके पास बजट 100 रुपये, मान लीजिए एक यूनिट की प्राइस कितनी है 20, मैक्सिमम कितनी खरीद सकते हैं 5, इधर इसकी एक प्राइस है 10, मैक्सिमम कितने ले सकते हैं 10, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर जो रेखा कैंचर को आपकी क्या हो जाएगी, सम लागत रेखा या वक्र।
यानी कि सम उत्पाद वक्र जहां सम लागत रेखा के टेंजेंट होगा वहां पर क्या होगा, उपभोक्ता का उत्पादक का संतुलन होगा या इक्विलिब्रियम होगा या ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, एक आदर्शतम संयोग स्थापित होगा। ये थी हमारी पहली कंडीशन, जो क्या कहती है कि जो सम उत्पाद वक्र है वो किसको स्पर्श करे, सम लागत रेखा को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। पहली कंडीशन क्लियर। अब बात करते हैं दूसरी शर्त की, इक्विलिब्रियम के लिए दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन कहती है प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर दोनों साधनों के कीमतों के अनुपात के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। प्रतिस्थापन की दर यानी एक साधन के बदले आप दूसरे साधन को बढ़ाया घटाया, जैसे आपने पूंजी को कम किया और वैल्यू को बढ़ाया था एग्जाम्पल में, तो एक के बदले कितनी यूनिट्स खरीदो आप छोड़ने के लिए तैयार है। तो प्रतिस्थापन की जो दर है वो कीमतों के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। कैसे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हमें पता है कि हमारे पास साधन कितने हैं, दो, कौन कौन से, लेबर और कॉस्ट, तो यहाँ पे आपने सोच रहे हैं से निकल गया। तो मार्जिनल रेट ऑफ लेबर एंड कैपिटल किसके बराबर होनी चाहिए, कीमतों के अनुपात के बराबर। तो कीमतों का अनुपात क्या होगा, हमारे पास दो साधन है, एक हमारे पास लेबर है, दूसरा कैपिटल। इन साधनों के जो अनुपात है उसके क्या होना चाहिए, प्रतिस्थापन दर इसके बराबर होनी चाहिए, यानी प्राइस ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ कैपिटल, इन दोनों का जो रेशियो है प्रतिस्थापन के क्या होना चाहिए, आपका बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तो आइसो प्रोडक्ट जो आइसो पॉइंट या आइसो प्रोडक्ट कर्व है उसके अंदर आपका इक्विलिब्रियम स्थापित होगा। ये है इसकी दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या कहती है, सब लागत रेखा के टेंजेंट होना चाहिए आइसो प्रोडक्ट कर्व। दूसरा क्या कहता है, एमआर जो है आपके लेबर और कैपिटल की वो दोनों साधनों की कीमतों के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। ये थी आपकी दूसरी कंडीशन। अब बात करते हैं इस संतुलन के लिए आवश्यक तीसरी शर्त की। तीसरी शर्त क्या कहती है कि जो आइसो प्रोडक्ट कर्व है, सम उत्पाद वक्र या समोत्पत्ति वक्र जो है, ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। उन्नतोदर से क्या से, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स यानी ये वाले जो शेप होती है ये होना चाहिए, ना कि इससे। ठीक है, कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए, इसके मूल बिंदु के प्रति। मूल बिंदु कौन सा होगा, ये इसका मूल बिंदु, तो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि संतुलन बिंदु पर एमआरएस घटती हुई होती है। जहां पर संतुलन बिंदु आएगा उन्नतोदर कब होगा, इस टाइप में कब होगा, जब एमआरएस जो है वो आपकी घटती हुई होती है। और ये मोस्टली क्या होगी, आपकी घटती हुई होती है। क्यों, क्योंकि जब आप जैसे जैसे एक इकाई को बढ़ाते हैं तो उसके बदले जो आप दूसरी इकाई का त्याग करते हैं वो क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि उससे संतुष्टि क्या मिलती है, कम मिलेगी। दूसरे उत्पादन के साधन को अगर आप एक कुछ करके दूसरे को बढ़ा रहे हैं, कम करके दूसरे को बढ़ा रहे हैं, तो अनुकूलतम सहयोग के बाद जब आप संतुलन उत्पादन लेने की कोशिश करते हैं तो वो कैसा मिलता है, आपको घटता हुआ मिलता है। तो प्रतिस्थापन की जो दर मिलेगी वो कैसे मिलेगी, घटती हुई मिलेगी। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर या कॉन्वेक्स होना चाहिए, अर्थात संतुलन बिंदु पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है वो घटती हुई होनी चाहिए। तो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन के ऊपर क्या होगा, तीन शर्तें लागू होंगी आपकी। पहली, जो आइसो प्रोडक्ट कर्व है वो किसको स्पर्श, टेंजेंट होगा, किसको स्पर्श करता हुआ होगा, लागत वक्र, सम लागत रेखा को स्पर्श करता हुआ होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि जो आपकी सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो साधनों की कीमतों के अनुपात के बराबर होनी चाहिए, यानी मार्जिनल रेट ऑफ लेबर एंड कैपिटल किसके बराबर होगी, प्राइस ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ कैपिटल का जो अनुपात है कीमतों के अनुपात के बराबर होगी। तीसरी कंडीशन कि आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या होना चाहिए, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर या कॉन्वेक्स होना चाहिए, अर्थात प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती रहनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर पूरी होंगी वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्थापित होगा। अब इन तीनों कंडीशंस को हम एक डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो रही तो आपका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ आपने ले लिया लेबर, श्रम, यहाँ आपने ले ली पूंजी या कैपिटल, और ये आपके दोनों की कॉम्बिनेशन बनता है जिसपे आप क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं।
अब हमें ये देखना है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर स्थापित होगा। इस पे हो सकता है, इस पे हो सकता है, इस पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हमारे पास बजट की लिमिट से हमने मान लिया कि हम मैक्सिमम जो y का उत्पादन कर सकते हैं वो इस बिंदु तक कर सकते हैं। तो x का हम यहाँ तक कर पाए। हमने एक रेखा खींच दी इसको मिलती हुई कुछ इस तरह से, ठीक। हमारे पास जो मैक्सिमम हम लागत वहन कर सकते हैं उसे हमने क्या बनाया, सम लागत रेखा खींच दी। अब हम देखते हैं कि कौन से पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम होगा। क्या इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा? यहाँ मैं से पॉइंट देता हूँ, या यहाँ दे देता हूँ, या फिर मैंने यहाँ दे दिया, यहाँ दे, कौन से पॉइंट पे होगा? तो हम देखते हैं तीनों शर्तें कहाँ पर पूरी हो रही है। पहली शर्त, सम लागत रेखा सम उत्पाद वक्र को स्पर्श करे। क्या इसमें स्पर्श कर रही है? नहीं कर रही। क्या इसको स्पर्श कर रही है? नहीं कर रही। इसको स्पर्श नहीं कर रही, यानी कि हम हमारे पास इससे ज्यादा बढ़िया अनुकूलतम संयोग है, तो हम कम उत्पादन क्यों करेंगे? जब उन्हीं लागतों के अंदर हम ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं तो क्या हम इस पे रहेंगे? हम इस पे जाएंगे। इसमें पहली कंडीशन पूरी नहीं है, ये हमारे रेंज से बाहर, ये हम उत्पादन कर ही नहीं सकते साधन उत्पादन से। इस पे भी नहीं है, तो पहली शर्त क्या पूरी हो रही है? इसके ऊपर एक कंडीशन ओके। दूसरी कंडीशन कहती है प्रतिस्थापन की जो जगह है वो कीमतों के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। यानी ये जो दो शब्दों का यूज हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लेबर लिख दिया और यहाँ पे हमने कैपिटल, इस पे हम क्या कर रहे हैं, कीमतों के अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। प्रतिस्थापन की जो दर होगी वो क्या होगी? कीमतों के अनुपात के बराबर आ रही है। तीसरी कंडीशन, संतुलन बिंदु पर एमआरएस घटती होनी चाहिए, अर्थात ओमेक्स होना चाहिए मूल बिंदु के प्रति उन दर हो रहा है पूरी तरह। और यहाँ इससे आगे क्या होगा, समान प्रतिस्थापन दर घटती हुई स्टार्ट हो जाती है। तो उससे ज़्यादा अगर हम उत्पादन करेंगे तो हमारे लिए अनुकूलतम नहीं होगा, उसकी लागत क्या होगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो हम नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये बिंदु भी क्या रहेगा आपका, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन का बिंदु होगा। आदर्शतम संयोग का इष्टतम बिंदु जिसको बोला जाता है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, ये हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम आइसोक्वाड्स। तो ये हमने आज अध्ययन किया कि जो आपके सम उत्पाद वक्र है उसके अंदर एक उत्पादक का संतुलन इस तरीके से होता है। एक जैसे कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको सम आइसोक्वाड्स कर्व दे दिए बहुत सारे, और आपसे पूछा जाता है कि उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र कौन सा है, यानी इकोनॉमिक डिजाइन कौन सा है जहां उत्पादन करना चाहिए। क्योंकि एक जो आपका कर्व है इसके अलग अलग संयोग पे आप कहीं भी उत्पादन कर सकते हैं, समान उत्पादन होगा, आइसोक्वाड्स कर्व यही कहते हैं। इसी तरह आपके क्या होते हैं, बहुत सारे कर्व होते हैं और इन पे आप, तो अगर इनसे पूछा जाए कौन सा क्षेत्र है जो आर्थिक है, या इकोनॉमिक डिजाइन है और कौन सा नॉन इकोनॉमिक डिजाइन होता है, तो इसको देखने का एक तरीका क्या होता है समझने का कि हम कैसे फाइनल करते हैं। तो हमारे पास क्या दो साधन है, दो साधनों के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं और हमें समान उत्पादन मिल रहा है। तो इसके लिए हम रीज लाइन्स का सहारा लेते हैं जो आर्थिक क्षेत्र का निर्धारण करती है। ये हमारे क्या है, आइसो प्रोडक्ट या आइसोक्वाड्स कर्व, ठीक है। ये IP1 या IP2 अलग अलग दो नाम देना होगा। यहाँ आपने सरम ले लिया, यहाँ आपने कैपिटल ले लिया, पूंजी और तो सत्रम। अब हम देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र कौन सा है। तो रीज लाइन्स बनती है जो क्या करती है, इसके आर्थिक क्षेत्र का निर्धारण करती है। ये होती है आपकी रीज लाइन जो क्या करेंगे, इसके इकोनॉमिक डिजाइन का निर्धारण करती है। ये क्या होती है, उत्पादन की ऊपरी सीमा और ये निचली सीमा। इसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो आपका इकोनॉमिक डिजाइन कहलाता है। इसके बीच में जो भी आप उत्पादन करेंगे ये आपका आर्थिक क्षेत्र होता है या इकोनॉमिक रीजन इसको बोला जाता है। इसके बीच में जो उत्पादन करेंगे वो आर्थिक होगा, यानी ये मिनिमम कॉस्ट पे आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। अगर आप इस पॉइंट से ऊपर जाते हैं
तो ये भी आपके लिए अनार्थिक क्षेत्र होगा, यानी यहाँ आपकी जो लागत आएगी वो ज़्यादा आएगी, इससे ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट आपको यहाँ मिलता है। और इसके नीचे की तरफ भी अगर आप आएंगे तो यहाँ भी आपकी लागत क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो जो आर्थिक क्षेत्र है वो क्षेत्र आपका रीज लाइन्स के बीच का जो एरिया होता है इसको बोला जाता है आर्थिक क्षेत्र। कई बार छोटे सवाल में आपसे पूछ लिया जाता है कि रीज लाइन्स के द्वारा कैसे इसका निर्धारण होता है, तो ये आपका आर्थिक क्षेत्र होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।